नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। ग्रेटर नोएडा में रंगदारी मांगने वाले अनिल दुजाना गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश को जहां गोली लगी है तो वहीं बादलपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ भी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जिस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया से पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर में रिया से 2 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। रिया के साथ उनके पिता और भाई भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के सीए को भी बुलाया और होगी पूछताछ। मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया से पूछताछ लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, ईडी दफ्तर में रिया से 2 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है और रिया के साथ साथ उनके पिता और भाई भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। ये तस्वीरें जिस दौरान में रिया को पिता और भाई ईडी ऑफिस लेकर पहुंचे। ईडी ऑफिस में रिया से पूछताछ, जरा देखिए तस्वीरें। ये जो हमने आपको मार्क करके दिखाया है तस्वीरों में, ये रिया चक्रवर्ती हैं। क्योंकि देखिए, रिया चक्रवर्ती पर इस वक्त सबसे ज्यादा संदेह है और संदिग्ध हैं वो, जिसके चलते लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अब ईडी भी लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच ईडी दफ्तर में 2 घंटे से लगातार रिया के साथ पूछताछ चल रही है। बड़ा अपडेट सुशांत केस में। देखिए, सुशांत के खाते से जो 15 करोड़ रुपए निकाले गए थे, वो रुपए रिया ने निकाले हैं। ये आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं, जिसके बाद से लगातार रिया सवालों के घेरे में है और रिया से लगातार पूछताछ का सिलसिला भी बरकरार है। अब फिलहाल ये ईडी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिया के साथ उनके भाई और पिता मौजूद हैं और ईडी दफ्तर में 2 घंटे तक रिया से लगातार पूछताछ चलती रही और अब भी ये पूछताछ लगातार बरकरार है। रिया के साथ उनके पिता और भाई भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हम आपको मार्क करके फिलहाल दिखा रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती हैं। रिया के ऊपर 15 करोड़ रुपए सुशांत के खाते से निकालने के आरोप है। रिया से मनी लॉन्ड्रिंग पर पूछताछ जारी है। पिता और भाई के साथ सीए भी तलब किए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच तेज हो चुकी। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। ईडी के दफ्तर जाते वक्त रिया पेपराजी के कैमरे में कैद हुई और रिया के साथ उनके भाई और पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। रिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ करेगी। ईडी की पूछताछ लगभग 5 से 6 घंटे तक चल सकती है और 2 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। ईडी रिया से तीखे सवाल भी पूछ सकती है। जानकारी ये भी है क्योंकि रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने के आरोप हैं। रिया पर ये आरोप सुशांत के पिता ने ही लगाए हैं और बिहार में बकायदा रिया के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। देखिए, रिया से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं। ईडी ये जानना चाहिए कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिया को लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। रिया की प्रॉपर्टी और उनके द्वारा किए गए लेन देन से जुड़े सवाल भी उनसे किए जाएंगे। और मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बन चुके हैं सिन्हा। शपथ के बाद प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाई। दोपहर 3:15 बजे ये बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे रोड मैप का खुलासा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है मनोज सिन्हा ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण की है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शपथ दिलाई और राज्य के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। 5 अगस्त को इस्तीफा दिया। कल ही मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन चुके हैं और अब शपथ भी ग्रहण कर ली है। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर हुआ। और वही राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे।
भारतीय रेलवे ने की किसान रेल की शुरुआत। रेल मंत्री और कृषि मंत्री ने दिखाई इस ट्रेन को हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से फलों सब्जियों जैसे आइटम की ढुलाई की जाएगी। पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए रवाना। रेल मंत्री और कृषि मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हरी झंडी दिखाई गई है। किसान रेल की शुरुआत हुई है। ट्रेन से फल सब्जी जैसे जो आइटम हैं अब उनकी ढुलाई की जाएगी। पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चलेगी, जिसको रवाना किया गया। रेल मंत्री और कृषि मंत्री ने दिखाई है इस ट्रेन को हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई गई हरी झंडी। पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चलेगी। देखिए, अब तक किसानों के लिए लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनके पास भी अधिकार होना चाहिए। अभी फिलहाल ये पहली किसान रेल चलेगी, जिसमें जो किसान की फल है, सब्जियां हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाई जा सकेगी और ढुलाई होगी। ट्रेन से फलों और सब्जियों जैसे आइटम्स की अब ढुलाई की जाएगी, जिसके लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक के लिए चलेगी, जिसको रवाना किया जा चुका है। केरल के इडुक्की के राजमाला में भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 को बचाया गया। केरल के सीएम ने वायुसेना से अपील की है, भारतीय वायुसेना से सहायता का अनुरोध किया है। अब देखिए, बारिश के चलते इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। आपने उत्तर प्रदेश की कई तस्वीरें देखी, अब जरा केरल का भी नजारा देख लीजिए। केरल से लेकर हिमाचल तक, गुजरात से लेकर असम तक बारिश इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। महीनों से पानी की मार झेल रही धरती और पहाड़ अभी भी चूर चूर हो रहे हैं। दक्षिण भारत में तो मानसून ने मानो पलटकर वार कर दिया हो। जंगल में पानी के वेग में हाथी तक बह गए। इधर उत्तराखंड हिमाचल में जमीन के कटने और लैंडस्लाइड की वजह से कई मुख्य सड़कों पर आवाजाही ठप है। वहीं केरल में तो हाथी तक बह गए। केरल में एर्नाकुलम के जंगलों में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ के पानी में एक जंगली हाथी तक बह गया। पेरियार नदी में इस हाथी की लाश बहते लोगों ने देखी तो इसको एर्नाकुलम के पास नेरियामंगलम इलाके में निकाला गया। राज्य के वायनाड इलाके में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। पनामारम इलाके में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच सरकार की ओर से वायुसेना से अनुरोध किया जा रहा है मदद के लिए। केरल के इडुक्की के राजमाला में देखिए भूस्खलन की तस्वीर, जहां पर भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 को बचाने में कामयाब रही टीम। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों को बचा लिया गया। बस्तियों का हाल टापू जैसा हो चुका है। मकानों के आगे पीछे से धार बह रही है। सड़कें नदी की शक्ल ले चुकी हैं। वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में बारिश ने कहर बरपा है। मौसम विभाग ने यहां आज भी बारिश की चेतावनी जारी की है। देखिए, केरल का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। खबर लखनऊ से। आर्मी चीफ एम नरवणे ने सीएम योगी से भेंट की। राज्यपाल से भी आर्मी चीफ नरवणे ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने आर्मी चीफ को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। लखनऊ के आर्मी ऑफिसर से भी मुलाकात कर चुके हैं आर्मी चीफ। देखिए, मुलाकात आप देख रहे हैं, सीएम योगी की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्वीरें हैं। और जैसा आप देख भी रहे हैं, उपहार स्वरूप ये भेंट किया है सीएम योगी ने आर्मी चीफ नरवणे को। सीएम योगी ने मुलाकात की। देखिए, आमतौर पर इस तरह की औपचारिक मुलाकातें होती रहती हैं। आर्मी चीफ नरवणे से मुलाकात की है योगी ने। राज्यपाल से भी आर्मी चीफ नरवणे ने मुलाकात की है और लखनऊ के आर्मी ऑफिसर से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया सीएम योगी ने इस दौरान में। राज्यपाल से भी आर्मी चीफ नरवणे ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने आर्मी चीफ को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया और लखनऊ के आर्मी ऑफिसर से भी मुलाकात कर चुके हैं आर्मी चीफ। नोएडा में दिन दहाड़े अपहरण से इलाके में खौफ है। अपहरण के साए में नोएडा वासी जीने को मजबूर हैं। नोएडा में लागू है कमिश्नरी, उसके बावजूद अपराधी। थाना सेक्टर 58 में आने वाले एरिया से युवती का अपहरण हो गया। युवती की मां ने पुलिस को दी युवती के अपहरण की सूचना। एसीपी द्वितीय रजनीश वर्मा की पहल से युवती का पता लगा। डीसीपी और एसीपी नोएडा लड़की को पकड़ने के लिए भागे दिल्ली। कभी आनंद विहार तो कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइन लगाई। युवती को घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने सकुशल बरामद किया।
और मुकुल हमारे साथ है, हमारे संवाददाता मुकुल, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आपको बता दें थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का ये मामला था और युवती जो है अपने घर पे जो है चली गई थी। तो माँ ने जो लड़की की माँ है उसने सूचना दी थी कि लड़की का जो है अपहरण हो गया है। लेकिन आनंद फानन में नोएडा पुलिस जो है, जो एसीपी है रजनीश वर्मा, एसीपी द्वितीय, उन्होंने जो है अपने आला अधिकारियों को सूचना दी और तुरंत ही डीसी जो नोएडा डीसीपी प्रथम है वो भी लगातार जो है नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर सघन चेकिंग करते नजर आए और रेलवे स्टेशन खुद गए। और हालांकि लड़की को जो है ढूंढ लिया गया है। लड़की अपनी मर्जी से बताया गया था चली गई थी। ऑटो चालक पे जो है आरोप लगाया जा रहा था महिला द्वारा, जो लड़की की जो माँ है उसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि उसको जो है किडनैप कर लिया गया है। लेकिन लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है नोएडा पुलिस ने और ये अच्छी कामयाबी है नोएडा पुलिस की। जी अच्छा, अभी तक कुछ खुलासा हुआ कौन सा ये ऐसा गैंग है जो लगातार नोएडा में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है? नोएडा पुलिस कर क्या रही है? कमिश्नरी सिस्टम है नोएडा के अंदर और ये बेहतर कानून व्यवस्था के लिए लगाया गया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार नोएडा में जो है थाना 49 की बात करें, वहां पे भी अभी 4 दिन पहले यही घटना सामने आई थी और अभी तुरंत ही ये कल एक घटना हो जाती है। तो जो पुलिस है, नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि जांच की जा रही है आखिर ऐसा कौन सा गैंग है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो कोई सक्रिय गैंग नहीं है जो यहाँ पे जो है नोएडा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, नोएडा की कमिश्नरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। तो पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा गैंग है जो इस तरीके से सक्रिय है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और खबर इटावा से, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही, प्रसव ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया महिला के पेट में कपड़ा। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद महिला के पेट में जब दर्द होने लगा तब पता लगता है कि ये डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही के चलते है। डॉक्टर्स के पास दोबारा गई तो पेट में कपड़ा छूट जाने की जानकारी मिली और दूसरी बार ऑपरेशन के बाद भी कपड़ा निकल नहीं पाया। लापरवाह डॉक्टर्स ने आनन फानन में हर्निया की शिकायत बताई। महिला के परिजन पीड़िता को लेकर दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से निकाला वो कपड़ा। 2 हफ्ते के भीतर महिला का हुआ 3 बार ऑपरेशन। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ले सकती थी जान। लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स को लेकर भी बड़ा खुलासा। जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात है आरोपी डॉक्टर। अगर संविदा पर जिला अस्पताल में है तो प्राइवेट में इलाज क्यों? वहाँ दिक्कत हुई, दर्द हुआ, तब वो जाके और एक स्टाफ की रिकॉर्डिंग से मुझे ये जानकारी हुई। किस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया, कुछ जानकारी बता रही थी क्या? ये जानकारी मिल रही है, इसमें जो है सरकारी डॉक्टर का मतलब ऑपरेशन किया था। इसका नाम सुनने को आ रहा है, वो प्रशांत शर्मा है, प्रशांत शर्मा नाम है, जो सरकारी डॉक्टर है। अब ये तो वहाँ के हॉस्पिटल मालिक की इसमें लापरवाही है ना, किसको बुला रहे किसको नहीं बुला रहे। हम लोगों को तो इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी कौन ऑपरेशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वहाँ दिक्कत हुई, दर्द। अर्चना राजपूत नाम की पेशेंट है, तो वो 2 या 3 दिन पहले मेरे पास आई थी। तो उनको किसी प्रकार से कोई शक हुआ कि कुछ अंदर दिक्कत है उसको, तो फिर उसने अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे पास आई थी। तो अल्ट्रासाउंड में ऐसा मेंशन था कि उसके अंदर जो बच्चादानी है उसके अंदर कोई चीज़ है। तो इसके आधार पर मैंने फिर सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट पे भी ये कंफर्म हो गया कि यूटेरस जो बच्चादानी है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसमें शैडो दिखा रही थी। तो इसके आधार पर कुछ पेशेंट ने भी हमें शक जाहिर किया कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है। तो फिर मैंने उसको असेसमेंट किया, मैंने बोला कि हाँ दिक्कत तो है इसको। मैंने सारी जांचें कराने के बाद में कल उसको फिर मैंने उसको जब ऑपरेट किया, ठीक है, तो उसको यूट्राइन में एक पट्टी सी थी, वो लगभग मॉप की तरह था, जिसको निकाला गया और निकाल के पेशेंट को दे दिया गया वो चीज़। इसके लिए जांच कर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अभी
पीड़ित पक्ष के परिजनों द्वारा अभी कोई ऐसा नहीं दरखास्त नहीं दी गई है, लेकिन संज्ञान में पत्रकारों द्वारा लाया गया है। तो इस पर कोई भी लिखित आवेदन मिलते ही जांच बिठा दी जाएगी और अगर सही पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए चंचल दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। चंचल, इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल की, अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी मैम, बिल्कुल आपको बता दूं, इटावा में रोजाना इसी तरह की लापरवाही सामने आती है, जहां जनपद में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से कई ऐसे नर्सिंग होम संचालित हैं। आपको बता दें, नर्सिंग होम मानक ना होते हुए भी फिर भी स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से इन सभी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है और ये इसी तरीके से नर्सिंग होम बराबर चलाते रहते हैं। जहां आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के पास रघुकुल नर्सिंग होम है, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक महिला का ऑपरेशन किया गया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पेट में एक मॉप टाइप का कपड़ा रह गया। जब महिला को काफी ज्यादा परेशानी हुई, जब महिला डॉक्टर के पास दोबारा आई तो डॉक्टरों द्वारा दोबारा ऑपरेशन किया गया, जहां दोबारा ऑपरेशन करने के बाद भी ऑपरेशन को सफल नहीं किया गया और बराबर महिला तड़पती रही दर्द में। जहां दूसरे अस्पताल में पीड़ितों द्वारा उस महिला को भर्ती कराया गया, जब उसके पेट से ये मॉप टाइप का कपड़ा निकाला गया। बहुत शुक्रिया चंचल आपका पूरी जानकारी के लिए। और बरेली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। देखिए, कल नोएडा आना है और आज बरेली में है। बरेली में कोरोना को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। फिलहाल योगी पहुंच चुके हैं बरेली, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। बरेली पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज कोरोना को लेकर उनकी समीक्षा बैठक, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे योगी। पीएफआई यूपी मीडिया प्रभारी गिरफ्तार। दिल्ली की रहने वाली पीएफआई मीडिया प्रभारी अब्दुल मजीद अरेस्ट हो गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर अब्दुल की गिरफ्तारी हुई। सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का अब्दुल काम कर रहा था। लखनऊ के थाना काकोरी इलाके से अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी। पीएफआई यूपी मीडिया प्रभारी गिरफ्तार हुआ। भड़काऊ भाषण कर दे रहा था। पीएफआई यूपी मीडिया प्रभारी गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली के रहने वाले पीएफआई मीडिया प्रभारी अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर अब्दुल की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, राम मंदिर निर्माण बंद करो, मुसलमानों को बाबरी की जमीन वापस दो। देखिए, इस तरह की तमाम जो भड़काऊ टिप्पणियां हैं, जो इस तरह का भाषण है, वो देना इसने शुरू किया था। उसके बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई यूपी मीडिया प्रभारी गिरफ्तार हुआ। मजीद अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली का रहने वाला पीएफआई मीडिया प्रभारी अब्दुल मजीद गिरफ्तार। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में है। अवनीश, राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये पीएफआई के लोग भी एक्टिव हो गए। देखिए, हाल के दिनों में पीएफआई की जो एक्टिविटीज रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में काफी संदेहास्पद रही और इसी को लेकर के जब सीए को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था, राजधानी में जब हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश के दूसरे अन्य हिस्सों में भी हिंसा की जिस तरीके से पूरा एक तंत्र तैयार किया था पीएफआई ने, उसी को देखते हुए लगातार पीएफआई को एजेंसियां ट्रैक कर रही थी। हालांकि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से इसको बैन कर रखा है, लेकिन ये तमाम सारी ऐसी गतिविधियों में इससे जुड़े हुए लोग शामिल थे। कुछ ऐसे लोग जो सिमी या दूसरे तरीके के संगठनों में पहले काम किया करते थे, उनके मॉड्यूल के तौर पर ऐसे लोगों को भी पीएफआई ने अपने साथ जोड़ा था। अभी सीएए को लेकर के भी जो गिरफ्तारियां हुई थी पिछले दिनों, उनमें भी बहुत सारे पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट थे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पीएफआई को लेकर बहुत कार्रवाइयां शुरू हुई थी और आपको याद भी होगा, खूब छापेमारी भी हुई थी, क्योंकि सीएए एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने में पीएफआई की जो भूमिका रही, उसके बाद में पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। और अब जब माहौल एकदम शांत है, जो मामला सुलझ चुका है, जो मामला सुलझने के बाद में भाईचारे के प्रति उभरा, वहीं पर एक बार फिर से पीएफआई की एक्टिविटीज माहौल को खराब करने में जुट गई और इसी में ही गिरफ्तारी हुई है यूपी मीडिया प्रभारी की। प्रभारी अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो देखिए किस तरीके से भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर लिख रहा था, जिससे माहौल खराब हो सकता है।
जिसके बाद लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला चल रहा था उसी के तहत अब्दुल मजीद की भी गिरफ्तारी हुई।